हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में जो सबसे बेसिक पॉइंट है, पहले उस बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे, फिर उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस में। हाइट्स एंड डिस्टेंस में सबसे पहले है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको समझे बिना आप हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की सहायता से ही बहुत सारे फिगर सही सलामत बनाए जाते हैं। यदि आपका फिगर रॉन्ग होता है तो हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट सी से देखा जा रहा है। पॉइंट ए पर जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट सी से देखा जा रहा है। तो पॉइंट सी पे आई होगा, इट मीन्स आपका आई पॉइंट सी पे होगा और पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट देखने का ये लाइन है। लाइन ऑफ साइट और इस बेस के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर हो और हम नीचे से उसको देखें तो हमारे आँख और बेस के बीच जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। इट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन के समय हमेशा हमें सिर उठा के उस ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। इस बात को समझना जरूरी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा जब ऑब्जेक्ट को हम सिर झुका के देखें, ऑब्जेक्ट नीचे हो और हम अर्थात देखने वाला ऊपर हो, तो पोजीशन चेंज कर जाएगा। इस बार ऑब्जेक्ट होगा सी पे, यहाँ ऑब्जेक्ट था पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे आई था, देखने वाला पॉइंट सी पे था। अब ऑब्जेक्ट पॉइंट सी पे होगा और देखने वाला होगा पॉइंट ए पे। तो जब ए से सी को देखा जाएगा तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ऑब्जेक्ट और आई के बीच का जो लाइन है वो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो अभी आई कहाँ पर है, देखा कहाँ से जा रहा है, पॉइंट ए से देखा जा रहा है। तो पॉइंट ए पर एक बेस बनाना पड़ेगा। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो बेस आपको बनाना ही पड़ेगा। तो बेस बना लेते हैं। तो बेस और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल होगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ट्रायंगल के बाहर है तो इस एंगल को हमको ट्रायंगल के अंदर रखना पड़ेगा। तो ये दोनों लाइन हो गया पैरेलल। तो इन दोनों एंगल के बीच में रिलेशन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो इस एंगल को तो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे हो, उसको हमें सिर उठा के देखना पड़े। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट डेप्थ पे हो, हम ऊपर हैं हो और ऑब्जेक्ट नीचे हो, हमको सिर झुका के उसको देखना पड़े। बहुत सारे प्रश्न में, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये मेंशन नहीं होता है कि देखने वाला ऑब्जेक्ट का हाइट ज़्यादा है या कम है। सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड से ही पता किया जाता है कि जिस ऑब्जेक्ट का टॉप या बॉटम को देखा जा रहा है वो ज़्यादा हाइट पे है या कम हाइट पे है, तभी हमारा फिगर सही बनता है। एक चीज़ और ध्यान देना है, हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर पे 1 मार्क्स होता है। यदि आपका फिगर रॉन्ग होता है तो क्वेश्चन तो खैर ऐसे भी बनेगा नहीं। लेकिन सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाने में इस बेस को और इस एंगल को शो नहीं करता है तो भी वो जो सॉल्व करेगा उसका आंसर करेक्ट होगा, लेकिन फिगर का 1 मार्क्स कट जाएगा।
इसलिए ध्यान रखना है कि फिगर करेक्ट बनाना है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए बेस और एंगल शो करना जरूरी है, ताकि आपका जो फिगर में 1 मार्क्स है वो आपको मिल सके। आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, आपको पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन का करेक्ट फिगर ड्रॉ करना है। यदि आपका फिगर करेक्ट बन गया, इट मीन्स आपका 50-60% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो करेक्ट फिगर बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है इस हाइट एंड डिस्टेंस में। तो करेक्ट फिगर बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट टिप्स है, जो चीज़ वर्टिकल पोजीशन वाला होता है, जैसे ट्री हुआ, बिल्डिंग्स हुआ, टावर हुआ, उसके लिए आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। और जो चीज़ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, जैसे ग्राउंड हुआ, रोड हुआ, रिवर हुआ, लेक्स हुआ, इसके लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में बोला है अ ट्री ब्रेक्स, क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तो ट्री वर्टिकल होता है, तो उसके लिए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 1 वर्टिकल लाइन। तो सपोज कीजिए कि 1 ट्री है जिसका नेमिंग है ए बी। ए बी एक ट्री है, इस ट्री का ये टॉप है, ये बॉटम है। According to question, a tree breaks due to a storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. तो ये ट्री हो गया, एक ग्राउंड हो गया आपका। अब सपोज कीजिए कि ट्री यहाँ से ब्रेक होता है, ब्रेक होकर सेपरेट नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्री ब्रेक करता है, ब्रेक होने के बाद वो बेंड्स कर जाता है, झुक जाता है और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री के एंगल बनाता है। तो सपोज कीजिए कि ये पोर्शन ग्राउंड के साथ लग गया और यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनाया ग्राउंड के साथ। एक ग्राउंड है, अरे ट्री हुआ, कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री पॉइंट सी से ब्रेक करता है और एसी पार्ट जो है वही सीडी पार्ट है जो अर्थ को टच करता है, ग्राउंड को टच करता है। तो सपोज कीजिए कि एसी पार्ट यदि एक्स है तो सीडी पार्ट भी एक्स ही होगा, इसलिए कि यही पार्ट ब्रेक होके यहाँ पॉइंट डी पे टच करता है। तो सपोज कीजिए टोटल हाइट ऑफ द ट्री सी बी प्लस ए सी हो गया एक्स प्लस एच। द ब्रोकन पार्ट है एक्स है और जो पार्ट अभी तक ब्रेक नहीं किया है उसको हम लोग एच मान लेते हैं। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री हो गया एच प्लस एक्स। एक्स का वैल्यू यहाँ हाइपोटेन्यूस आएगा और एच का वैल्यू परपेंडिकुलर से आएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू फाइंड करना है, एक हाइपोटेन्यूस और एक परपेंडिकुलर। आपकी मर्जी, आप पहले जिसको चाहे फाइंड करें। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ट्री का बेस और टॉप ऑफ द ट्री जिस पॉइंट को टच करता है वो 8 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो बी डी हो गया 8 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फिगर, बेस गिवन है, हमें पहले परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है tan का। तो पहले लेंगे tan। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम देना जरूरी है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल CBD। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, perpendicular is CB and base is BD. Tan 30 degree 1 by root 3, CB is H and BD is 8 meter. So H is equal to 8 by root 3. This is equation 1. ये परपेंडिकुलर फाइंड हो गया। अब हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। तब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन कॉस के साथ होता है। तो फिर से ट्रायंगल वही है CBD, लेकिन रेशियो चेंज कर गया, cos 30 डिग्री। एंगल सेम है, एक ही ट्रायंगल है इसलिए एंगल सेम है। cos 30 डिग्री B by H, B है BD अकॉर्डिंग टू फिगर, H है CD हाइपोटेन्यूस। 30 डिग्री इज √3/2 and cos 30 degree √3/2, BD is 8 meter, BD 8 meter and CD is x meter।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, √3x इक्वल टू 16 एंड x इक्वल टू 16/√3। दिस इज इक्वेशन 2। टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या था हम लोग का, h प्लस x। तो h और x को ऐड करेंगे तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड होगा। तो हमारे इक्वेशन 1 में h का वैल्यू है, इक्वेशन 2 x का वैल्यू है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग 1 एंड 2। तो क्या हो गया, h प्लस x इज इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, √3, 8 प्लस 16 24। इसका रेशनलाइज कर लेंगे, हमेशा रेशनलाइज लास्ट में करेंगे जब हमें आंसर फाइंड करना हो, बीच में नहीं। √3 इंटू √3/√3, तो 24√3/3 कैंसिल करेंगे तो आएगा 8√3, 3 8 जा 24। √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो 8 इंटू 1.732 सेंटीमीटर और मीटर, तो मीटर इज गिवन, तो मीटर इज द हाइट ऑफ द ट्रीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मुझे मालूम है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो टोटल हाइट ऑफ द ट्री होगा। हमने कहा कि बीच में रेशनलाइज नहीं करेंगे, इसलिए कि आपको बार बार रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसलिए रेशनलाइज लास्ट में करेंगे जब हमें आंसर फाइंड करना हो। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक बिल्डिंग है और एक बॉय है, दोनों ही वर्टिकल है, दोनों खड़े रहते हैं, इसलिए दोनों के लिए हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के लिए और 1.5 मीटर टॉल बॉय के लिए। और दोनों कहाँ खड़ा है, तो दोनों ग्राउंड पे खड़ा है, तो ग्राउंड एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमारा फिगर कुछ इस तरह का होगा, 130 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है सपोज कीजिए, इसका नेमिंग है करते हैं AB, और एक ग्राउंड हो गया, एक बॉय का हाइट है CD इज द हाइट ऑफ द बॉय जो 1.5 मीटर है, और ट्री बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये क्वेश्चन हो गया, ये बिल्डिंग के लिए, ये बॉय के लिए, और ये आप लिख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, दिस इज द बिल्डिंग और दिस इज द boy and this is the ground. Next information is, what is the next information? The angle of elevation बन रहा है कहाँ से, from his eyes, मतलब boy के eyes से, to the top of the बिल्डिंग के टॉप का, बोल रहा है इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, 30 to 60 इंक्रीज करता है एंगल ऑफ एलिवेशन। कैसे करता है, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री हो जाता है ना। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सपोज कीजिए कि वो बॉय अभी C पॉइंट पे है, CD पोजीशन है बॉय का, और वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग मीन्स पॉइंट A को देखता है, तो ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इस एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए बेस नहीं है, बेस तो यहाँ पे है, पॉइंट D पे नहीं है, तो हमें एक बेस यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो बेस बना लिए, तो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 डिग्री। इंक्रीजेज 30 to 60 बोला है, मतलब पहले 30 डिग्री बनता है। एज यू वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, अब बॉय CD पोजीशन पे था, जब इधर वॉक करेगा, इस तरफ वॉक करेगा टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो सपोज कीजिए को अब आ गया EF पोजीशन पे। अब वो बॉय जो 1.5 मीटर टॉल है वो EF पोजीशन पे आ गया। अब पॉइंट F से जब बिल्डिंग को देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 60 डिग्री हो चुका होता है। ये तो 90 डिग्री है ऑलरेडी,
तो 60 डिग्री हो चुका होता है एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब बोलता है कि एज ही वॉक्स अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, तो हम पॉइंट को उस तरफ ले जाते हैं, लेकिन बोला है टुवर्ड्स द बिल्डिंग किधर है। तो देखिए अब इसमें सारा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें हमको फाइंड क्या करना है, लिखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय। तो बॉय पहले डी पर था, डी से एफ तक आया, तो डी एफ डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। सपोज कीजिए डिस्टेंस एक्स है, एफ जी, इसको जी मान लेते हैं, एफ जी को पाई मान लेते हैं, और टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग वॉज गिवन 30 मीटर एंड दिस इज द हाइट ऑफ द बॉय बिकॉज दिस इज ए रेक्टेंगल, तो ये सारा हाइट सेम होगा। तो जी बी 1.5 है, तो ए जी कितना होगा 30 माइनस 1.5 जो कि निकलेगा 28.5 मीटर। तो ए जी निकल गया। हमारे पास जो ट्रायंगल है वो है ए जी एफ पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है ए जी डी जिसमें 30 डिग्री है। तो दो ट्रायंगल लेना है, हमें फाइंड करना है एक्स, इसको ध्यान रखना है। तो पहले कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, लेकिन आइए पहले हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ए जी एफ। फर्स्ट मेंशन द नेम ऑफ द ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए जी एफ। इंफॉर्मेशन क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन होता है tan के साथ में। तो देखेंगे tan 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू फिगर, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए जी इज परपेंडिकुलर एंड जी एफ इज द बेस। tan 30 डिग्री होता है वो √3, ए जी इज इक्वल टू 28.5 एंड जी एफ इज इक्वल टू y। तो y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 28.5 बाई √3। हमने पहले कहा है कि रेशनलाइज बीच में नहीं करना है, तो यहाँ रेशनलाइज नहीं करेंगे। चलो अब दूसरा x को फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें ब्रॉड ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ऑलवेज राइट ट्रायंगल लेना है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट राइट ट्रायंगल इज ए जी डी। इन ट्रायंगल ए जी डी, नेम ऑफ द ट्रायंगल इज ए जी डी। ट्रायंगल का नाम लिखना है, कौन सा रेशियो लेना है वो भी बताना है। अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ए जी परपेंडिकुलर गिवन है एंड जी डी इज द बेस जो फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशनशिप फिर से हुआ। एंगल कितना है 30 डिग्री, इस ट्रायंगल में 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए जी बाई टोटल बेस इज जी डी विच इज वाई प्लस एक्स। तो जी डी लेंगे, tan 30 डिग्री 1 बाई √3, ए जी इज 28.5 एंड जी डी इज वाई प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 28.5 √3। अब हमारे पास y का वैल्यू गिवन है इक्वेशन 1 में, तो y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। उसके लिए पहले हम y को ले जाते हैं RHS में, 28.5 √3 माइनस y, तो 28.5 √3, y इज 28.5 बाई √3, 28.5 बाई √3 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा √3 इंटू √3, 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 28.5 इन दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 28.5 इज कॉमन, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 3 माइनस 1 बाई √3, तो हो गया 28.5 इंटू √3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे, √3 इंटू √3 हमें मालूम है, आप रेशनलाइज कर सकते हैं आराम से। तो रेशनलाइज कर लेंगे, √3 का वैल्यू रखेंगे 1.732, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय आ जाएगा, क्योंकि हमको एक्स फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे उसे। क्वेश्चन है 16 नंबर NCERT बुक, द लास्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर
एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो पहले फिगर बना लेते हैं। टावर लिखा है तो टावर किस तरह का होगा, वर्टिकल होगा। तो टावर के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। टावर के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये टावर ग्राउंड पे खड़ा है, ए बी टावर है और ए ग्राउंड है। आप चाहें तो नेमिंग कर सकते हैं, ए बी टावर इस तरह से। लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। पॉइंट कहाँ है, एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर के बेस से 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द टावर का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। द एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो सपोज कीजिए कि 4 मीटर पे एक पॉइंट है सी, ये 4 मीटर पे बेस पे है, और दूसरा है पॉइंट डी जो 9 मीटर पे है। ये 9 मीटर पे है पॉइंट बी से। दिस इज 9 मीटर फ्रॉम बी। दिस इज द बेस ऑफ द बेस ऑफ द टावर। टावर का बेस है, क्वेश्चन है टावर के बेस से 4 मीटर के डिस्टेंस पर और टावर के बेस से 9 मीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, ये नहीं बोल रहा है कि कितना डिग्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग जानते हैं कि होता है द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री, देन दिस 2 एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो सपोज कीजिए कि ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। किसी एक एंगल को थीटा मानना है, दूसरा 90 माइनस थीटा मान लेंगे। एंड हाइट ऑफ द टावर भी गिवन नहीं है, तो इसको हम h मान लेते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में प्रूव करना है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। टावर का हाइट 6 मीटर प्रूव करना है, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स मेरा आंसर आना चाहिए हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर, तो प्रूव हो जाएगा। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ए बी एच है परपेंडिकुलर, बी सी 4 मीटर गिवन है जो बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हुआ tan। तो लेंगे tan क्या है, थीटा है। tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। P इज ए बी अकॉर्डिंग टू फिगर एंड B इज बी सी अकॉर्डिंग टू फिगर। tan थीटा का वैल्यू वही होता है, क्योंकि थीटा कोई सर्टेन एंगल नहीं है तो tan थीटा ही लिखेंगे। ए बी है h और बी सी है 4, तो इसका कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है, इसलिए tan थीटा को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है ए बी डी, जिसमें एंगल है 90 माइनस थीटा। इंफॉर्मेशन क्या है, ए बी परपेंडिकुलर h दिया हुआ है और बी डी बेस 9 मीटर दिया हुआ है। तो फिर से परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन होगा tan के साथ। ट्रायंगल का नाम होगा ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 90 minus theta, perpendicular is AB and perpendicular is AB and base is BD। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड टर्म है, इसको सीबीएसई ने इस साल डिलीट कर दिया है सिलेबस से, इसलिए हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। लेकिन चूंकि यहाँ पे इसका यूज करना है, हम लोग इसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लेंगे इसका। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा, ये फॉर्मूला है। एंड cot 90 माइनस थीटा यदि कहीं आता है तो हो जाता है tan थीटा। tan 90 माइनस थीटा cot एंड cot 90 माइनस थीटा tan होता है। साइन कॉस कोसेक सेक के लिए भी इसी तरह का टर्म आता है, लेकिन हमारे पास अब यूज करना है tan 90 माइनस थीटा है, तो इस पूरे टर्म के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह लिखेंगे cot थीटा। ए बी कितना है
फिगर के अनुसार ये BH है और BD कंप्लीट BD है 9 मीटर, तो 9। अब हमें जो प्रूव करना है वो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द टावर H इज इक्वल टू 6 मीटर प्रूव करना है। इसमें tan और cot कहीं नहीं आता है, इट मीन्स हमें tan और cot को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम लोग को मालूम है tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot। यदि रेसिप्रोकल दोनों tan और cot को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, अरे रिमूव भी हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है tan थीटा LHS में, इक्वेशन 2 में LHS है cot थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू h/4 इंटू h/9, h/4 इंटू h/9। tan इंटू cot होता है 1, तो 1 लिखेंगे, ये रिमूव हो गया। h इंटू h स्क्वायर 4 इंटू 9 36, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 36 और h इक्वल टू √36। जब भी हम किसी नंबर का रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, जिससे हम लिखते हैं +-6। इट मीन्स +6 और -6। लेकिन ये हाइट ऑफ द टावर है, टावर का हाइट या किसी भी चीज़ का हाइट लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना। तो h इज नॉट इक्वल टू -6, ये -6 इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर h इक्वल टू 6। h क्या है, हाइट ऑफ द टावर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 मीटर। यह प्रूव करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में फिगर केयरफुली ड्रॉ करना है। वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट्स के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ध्यान देना है कि कहाँ से देखा जा रहा है और किसको देखा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। फिगर करेक्ट बनेगा तो कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, क्वेश्चन रिलेटेड टू राउंड बैलून। एक क्वेश्चन RS अग्रवाल में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन उसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स को समझ में जल्दी आता नहीं है। मैं आपको इजी सॉल्यूशन उसका बताऊंगा, जिससे आसानी से आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।